एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इसी के, अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं जो कोर सब्जेक्ट हैं ईसी के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के। और अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, कैसे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। और आपको इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा कि इन दोनों सब्जेक्ट्स का, और एक ईएमटी तीसरी सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट ईएमटी है, इन तीनों का कितना बड़ा रोल है आपके ईसी में अगर गेट एग्जाम की बात की जाए तो। ठीक है ना। ऑब्वियसली जो कोर सब्जेक्ट हैं वो कोर तो रहेंगी, ये आपके रैंक को कहां से कहां पहुंचाएंगी, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। कॉमन सब्जेक्ट सब लोग पढ़ लेते हैं, बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको सीखना रिलेटिवली इजी है। जैसे कंट्रोल सीखना आपके लिए रिलेटिवली इजी आपको लगता है, नेटवर्क थ्योरी सीखना आपको रिलेटिवली इजी लगता है, सिग्नल सिस्टम सीखना आपको रिलेटिवली इजी लगता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना रिलेटिवली इजी लगता है। बट जब बात आती है किसकी, ईएमएफटी की, ईडीसी की और कम्युनिकेशन की, आजकल जो ईडीसी जिस लेवल का पूछा जाने लगेगा है, कम्युनिकेशन जिस लेवल का डिजिटल कम्युनिकेशन पूछा जाने लगा है, इसको समझने के लिए इतना आसान नहीं है। और यहां से टोटल अगर बात की जाए तो अराउंड 30 मार्क्स आपका ये तीनों मिला के वेटेज रखते हैं। और अगर आपने अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं 100% सिलेबस कवर करिए इन तीनों सब्जेक्ट में, लेकिन आप अगर 80 to 85% सिलेबस जहां से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं अगर कवर करके जाते हैं तो मुझे लगता है आउट ऑफ 30 यू कैन इजीली स्कोर अराउंड 25 मार्क्स। और कोर सब्जेक्ट में 30 में से 25 अगर आप लाते हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छी रैंक के पास आसपास आप हैं, बहुत अच्छी रैंक के आसपास, है ना। तो इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्लासेस आपको जी ऑप्टिमस में अभी हमने लॉन्च किया है कोर कम्बो भी, है ना, कोर कम्बो लॉन्च किया है। तो ऑब्वियसली ईएमएफटी लाइव क्लासेस इज ऑलमोस्ट गोइंग टू ओवर, है ना। तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। ईएमएफटी की अगर मैं बात करूं तो मनमथा सर ने उसको पढ़ाया है, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस कम टाइम में, इस शॉर्ट ड्यूरेशन में आप जितनी चीजें गेन कर सकते हैं वो, सो दैट यू कैन स्केल मैक्सिमम, वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया। तो ये आपको, अगर आप कोर कम्बो ऑप्ट करते हो तो यू विल गेट इट इन रिकॉर्डेड फॉर्म। उसके साथ आपको जी ऑप्टिमस की आपको क्या मिलती है, आउटलाइन भी मिलती है, जो आपको एग्जाम के जस्ट अगर एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आप रिवीजन करते हो तो एक आउटलाइन के फॉर्म में हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उस सब्जेक्ट का जो क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप इजीली गो थ्रू करेंगे, और वो उसी हिसाब से बनाया गया है जिस हिसाब से आपको पढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि उसमें कोई कोरिलेशन नहीं हो, कि जो की पॉइंट्स है वो कुछ और लिखे गए और पढ़ाया किसी और रिदम में गया। तो जिस टीचर ने जो चीजें पढ़ाई हैं उसी हिसाब से उसने उस आउटलाइन को डिजाइन किया है, ताकि आप जो पढ़े हो उसको फिर किसी शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करना हो तो आप जल्दी रिवाइज कर ले। तो सेम चीज को रिवाइज करना इजी है, उसी चीज को मैं अलग लैंग्वेज में लिखूं तो आपको रिवीजन के वक्त थोड़ी दिक्कत होगी। तो उसी हिसाब से आउटलाइन सारे बनाए गए, ठीक है ना। अब ईएमएफटी तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से। बाकी ईडीसी और कम्युनिकेशन अभी लाइव चलने वाला है, और ये दोनों सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूं। कम्युनिकेशन में डिजिटल कम्युनिकेशन पूरा मैं लेने वाला हूं, ठीक है ना। और ईडीसी तो मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा ही, है ना। तो देखो ईडीसी में आप, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज बात कर लेता हूं, संक्षेप में बात करते हैं ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स जब आप ईडीसी का पढ़ोगे तो बेसिक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मास एक्शन लॉ पढ़ोगे, आप थर्मल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, किसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है किसकी घटती है, वो सब भी मैं पढ़ाऊंगा। मैंने वो टॉपिक्स लिखे हैं, ऑब्वियसली वो बेसिक्स में पढ़ाऊंगा जितना रिक्वायर्ड, जो बहुत इफिशिएंटली पढ़ाऊंगा, जो आपको कवर करने जरूरी है, जिसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है थ्रू आउट द सब्जेक्ट, और वहां से क्वेश्चन भी बनना आपका जरूरी है। वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो तो मैं कवर करूंगा। मैंने यहाँ और वो टॉपिक्स लिखे जिसमें आपको बहुत परेशानी होती है। बेसिक्स वाला पार्ट आप पढ़ के इधर उधर से सीख के ऑलमोस्ट सीख जाते हो कि क्वेश्चन बना लोगे, एक आध दो क्वेश्चन आएंगे। फंसते कहां पे आप हो, एक्सेस कैरियर जनरेशन की जब बात आती है, ऑप्टिकल जनरेशन की, है ना, इन सब की जब बात आती है, उसमें डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, कब ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगी, कब डिफ्यूजन करंट फ्लो होगी, कितनी डिफ्यूजन करंट फ्लो होगी, इक्विलिब्रियम में सेमीकंडक्टर की नहीं है, इसमें आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो। और बिलीव करो मैं इसको बहुत ज्यादा सिंपल बना दूंगा।
कब क्या करना है, 2-3 की पॉइंट्स ऐसे आपको बताऊंगा कि आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली समझ जाओगे कि क्या क्या चीजें फाइंड आउट करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ये पिंच आप नहीं हो पाओगे मेरी क्लास अटेंड करने के बाद, ये तो गारंटी है ना। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा कभी भी पूछा जा सकता है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मी लेवल, है ना। फर्मी लेवल अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज है। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आप बड़े से बड़े डिवाइस जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट, है ना। इसमें कुछ मिसकॉन्सेप्शन, कई जगह कुछ गलत चीजें भी पढ़ाई जाती हैं, तो मिसकॉन्सेप्शन आपको 1% भी नहीं रहेगा। इसमें जो अच्छा क्वेश्चन कभी भी बन सकता है दैट इज फ्रॉम कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर, है ना। कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर, जैसे पी टाइप की ऑलरेडी डोपिंग की है आपने, उसमें फिर एन टाइप की डोपिंग और कर दी, कंपनसेटेड डोपिंग, जिसमें एन टाइप और पी टाइप दोनों की डोपिंग की गई हो, आपको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवैलेंट दोनों मिलाया गया, उस तरह के फर्मी लेवल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकते हैं और वो पूछा जा सकता है। और नॉर्मल सेमीकंडक्टर वाला तो पूछा ही जा सकता है, तो ये एकदम अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। कंपनसेटेड वाले को एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे, कैसे सोचना है, कैसे घुसना है क्वेश्चन में। और ज्यादातर हमारा यहाँ फोकस रहेगा उतनी थियरी जितनी जरूरी है, बाकी न्यूमेरिकल अप्रोच रहेगा, क्योंकि गेट इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल सॉल्विंग, है ना। वो आपका बिल्डअप अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर आता है ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये आपको हेल्प करता है पीएन जंक्शन को समझने में भी, ग्रेडेड डोपिंग एंड बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। यहां से क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आधे पेज के क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आपके बैंड डायग्राम पे क्या फर्क पड़ता है, वो झुक जाएगा, उसमें कुछ स्लोप आ जाएगा, वो पैरेलल रहेगा, आपका जो फर्मी लेवल है वो कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा कि उसमें भी बेंडिंग आ जाएगी, कंडक्शन बैंड में बेंडिंग आ जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए हैं। और ग्रेडेड डोपिंग पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका इवन आता है पीएन जंक्शन के केस में, दोनों साइड एक ही टाइप की डोपिंग कर दे, पी साइड और दूसरा भी पी साइड ले लें, पी और पी साइड की डोपिंग कर दे, तो कैसे बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, वो सब कॉन्सेप्ट कैसे सोचा जाता है वो एकदम अच्छे से सिखा दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा ग्रेडेड डोपिंग और बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बैंड डायग्राम कैसे चेंज होते हैं, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी बैंड डायग्राम में क्या चेंज होगा, कंडक्शन बैंड का में स्लोप आएगा कि वैलेंस बैंड में स्लोप आएगा कि फर्मी लेवल में स्लोप आएगा, कहां पे आएगा कहां पे नहीं आएगा, वो सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। एकदम सिंप्लीफाई करूंगा कब क्या होगा, एकदम की पॉइंट्स एकदम आपको बताए जाएंगे और एकदम क्रक्स आपको पता चलेगा और क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व करोगे, है ना। फिर आता है डायोड। तो ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ये तीनों हाइलाइटेड टॉपिक हैं जो आपको परेशान करते हैं, ये एकदम रिडिकुलसली इजी हो जाएगा एकदम, है ना। बाकी बेसिक्स आइंस्टीन इक्वेशन वो शुरू में मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बाकी चीज मैं पढ़ाने वाला नहीं, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रहा हूं जो आपको पिंच करती है। जैसे डायोड आया, डायोड में जो डायोड की करंट इक्वेशन है ना, इसी में आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं। मैं अगर पी साइड की डोपिंग बढ़ा दूं तो, क्योंकि डायोड करंट दो करंट से मिलकर बनी होती है, एक होल की वजह से और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर लेट्स से आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना, देखो आप जाके घर पे सॉल्व कर पाते हो, पी साइड में डोपिंग बढ़ा दूं तो जो होल की वजह से करंट बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बढ़ जाएगी, कि इलेक्ट्रॉन की वजह से घट जाएगी, कि होल की वजह से घट जाएगी, किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप गारंटी के साथ तुरंत बता सकते हो। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आप अपने से पूछना। करंट इक्वेशन में बहुत लोग कंफ्यूज हैं, इसको एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे। डायोड की करंट इक्वेशन ईडीसी पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एनालॉग पार्ट में तो आप डीसी वाला क्वेश्चन करते हो ना, डायोड ऑन ऑफ है, करंट फ्लो होगी नहीं फ्लो होगी, वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, सब पढ़ते हो, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन जो डायोड से आता है कैरियर कंसंट्रेशन पे, कैरियर कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन आता है कि जब पोटेंशियल बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड बायस बढ़ाएंगे, तो एज ऑफ एन साइड के एज पे कितना कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, पी साइड कितना बढ़ जाएगा, उसको कैसे सोचना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, एकदम क्लियर कर देंगे। फिर अगली चीज आती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पे होती है, लेकिन वो जंक्शन पे ना पूछ के जंक्शन के आसपास भी पूछ सकते हैं, और इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बहुत हाईलाइटेड एरिया जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसके जो फार्मूले हैं, दो फार्मूले होते हैं, इसमें भी कई लोग पढ़ा देते हैं कि एक फार्मूला कभी वैलिड है कभी नहीं, दोनों फार्मूले इक्वली गुड हैं और इक्वली वैलिड हैं।
हमेशा के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पे क्वेश्चन कैसे बनाना है, कितने अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्रिएटिव क्वेश्चन फ्रेम करके लाते हैं, जिसको आपको कराते हैं। आप जितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए किसी से भी फीडबैक ले सकते हैं, कितने क्वेश्चन कराए गए, कितने नए टाइप के क्वेश्चन कराए गए। गेट के क्वेश्चन तो कराए जाते हैं ना, गेट के जो अच्छे क्वेश्चन है वो डिस्कस होते हैं क्लास में, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, है ना। बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्ट इन पोटेंशियल का फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से ही कुछ रिलेटेड है, वहीं से आता है ये बिल्ट इन पोटेंशियल। आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जब डायोड है, एक साइड P एक साइड N है, दोनों साइड P टाइप का कर दो, दोनों साइड N टाइप का कर दो, तो बिल्ट इन पोटेंशियल का फार्मूला क्या यूज करोगे? NA/ND/NI² वाले फार्मूला, ln/NA/NI² वाला करोगे। कैसे करोगे, वो कैसे आता है उसको समझना जरूरी है। फिर कैसा भी क्वेश्चन है आप इजीली कर लोगे, ठीक है ना। फिर जंक्शन कैपेसिटेंसेस पे क्वेश्चन आपके आते हैं, ज्यादातर आपका डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस जो रिवर्स बायस में पाया जाता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये मेजर एरिया डायोड से हम कवर करेंगे बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से। फिर आता है बीजेटी। बीजेटी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है करंट इक्वेशन में। करंट इक्वेशन में जैसे मैं कहूं IC = IS × e⁻VB/VT या ईटा VT भी कई लोग कहते हैं, VB/VT। IS किस सैचुरेशन करंट है? ये रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है IS, है ना। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट किस जंक्शन की है? कलेक्टर बेस्ड जंक्शन की इमिटर बेस्ड जंक्शन की? इसमें आधे लोग आपको जो पढ़ाते हैं वो भी बोल देते हैं कलेक्टर बेस्ड जंक्शन की, टोटली रॉन्ग है ना। तो इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। यहां पे बीजेटी की करंट इक्वेशन बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे। और बीजेटी में एक इमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस, एक कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस एक्टिव रीजन में। तो उसमें जो इमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस वाला वो एक तरह से डायोड से रिलेट हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस डायोड। तो उस पे बेस्ड डिफ्यूजन करंट और ये सब चीजें पूछी जाती हैं, है ना, बहुत प्यार से पूछी जाती है। तो उसका इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होता है वो बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे और एकदम क्लियर कर देंगे। और उसी करंट इक्वेशन से मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्ड बीजेटी, जिसपे जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं उसको दाएं बाएं करके समझाया जाता है। आपको एकदम क्लैरिटी से पता चल जाएगा मैच्ड ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन, जहां पे VB.7 नहीं लेना होता है ना, वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी VB.7 क्यों नहीं लेना होता है, एकदम क्लियर हो जाओगे। कई बार मैच ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आता है 0.7 ले लोगे, आंसर ही नहीं आएगा, तो उसमें फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यूज करते हो। क्यों यूज करते हैं? करंट को कब सेम ले सकते हैं मैच ट्रांजिस्टर में, क्या कंडीशन होती है करंट सेम लेने की दो मैच ट्रांजिस्टर का, वो एकदम क्लैरिटी के साथ समझेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बीजेटी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको तंग करता है, अर्ली इफेक्ट, वो तो मैं बता दूंगा थियरी के फॉर्म में, वो कुछ ज्यादा है नहीं। अर्ली इफेक्ट एक चीज होती है, वो एकदम थियरी के फॉर्म में आप पढ़े भी होंगे, है ना। तो जो बहुत पिंच करने वाला एरिया एकदम क्लियर कर देंगे। फिर मॉसफेट आता है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का क्या इफेक्ट आता है, नॉन आइडियल इफेक्ट्स। यहां से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। R0 की वैल्यू निकालने को आए हैं, ट्रायोड रीजन में ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के आए, और ज्यादातर लोग फार्मूला आप लोग पढ़ते क्या हो, सैचुरेशन रीजन में ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू निकालना, क्योंकि एम्पलीफायर की तरह मॉसफेट यूज होता है ट्रांजिशन आपके सैचुरेशन रीजन में, तो वहां ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है एसी मॉडल को ड्रॉ करने के लिए, इसीलिए आप बाय डिफॉल्ट फार्मूला पढ़ते हो उसका। लेकिन ट्रायोड रीजन में भी ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू निकाली जाती है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि आपको वोल्टेज रेंज से पता होना चाहिए कि वेदर ट्रांजिस्टर गिवन मॉसफेट इज इन सैचुरेशन रीजन और इन ट्रायोड रीजन। ट्रायोड रीजन में तो अलग वैल्यू आएगी जीएम की, अगर सैचुरेशन रीजन में तो अलग वैल्यू आएगी। तो क्रिएटिव क्वेश्चंस इसमें आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको मैं यहाँ कराऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एकदम दिमाग को खोल देंगे, है ना। तो करंट इक्वेशन तो पढ़ेंगे ही, ट्रायोड रीजन में कब होता है, मॉसफेट कब सैचुरेशन में होता है वो भी पढ़ेंगे, ट्रांसकंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे। फिर सबसे ज्यादा जिसमें लोग फंसते हैं, मास कैपेसिटर। हाई फ्रीक्वेंसी पे मास कैपेसिटर का जो वोल्टेज सीवी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी पे कैसी होती है, वहां से डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस क्या होता है, आपके ऑक्साइड लेयर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, सारी चीजें इक्वली एकदम अच्छे से क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, है ना। एकदम सिंप्लीफाइड वे में क्लियर कर देंगे कब मास कैपेसिटर की वैल्यू मिनिमम होती है, कब मास कैपेसिटर की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना। क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, क्या है मिनिमम वैल्यू, किसके बराबर होती है, किस ऑक्साइड लेयर की थिकनेस कब यूज होगी, कब डिप्लीशन रीजन की थिकनेस यूज होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है ना। फिर आता है
बैंड डायग्राम देख के पहचानना अकुमुलेशन रीजन में है मॉसफेट के, डिप्लीशन रीजन में कि इन्वर्जन रीजन ऑफ ऑपरेशन में। 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं मॉसफेट के, है ना। तो मैं बैंड डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि अकुमुलेशन रीजन में बनाते कैसे हैं, डिप्लीशन रीजन में बनाते कैसे, इन्वर्जन रीजन में बनाते कैसे, सिंपलीफाइड तरीके से। और यहां फिर से कॉन्सेप्ट आएगा फर्मी लेवल का, बहुत बेहतरीन फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट आएगा, और बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का, या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो बैंड डायग्राम में किस तरफ स्लोप आता है, निगेटिव स्लोप आना चाहिए कि पॉजिटिव स्लोप आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आपका बैंड डायग्राम में स्लोप आ जाता है, उसका कॉन्सेप्ट और फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये बैंड डायग्राम देख के पहचानना कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपलीफाइड तरीके से इसको एकदम बना देंगे, एकदम क्लियर कर देंगे। तो इस इतने कम टाइम में अगर इतने टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि आप अगर चाहोगे कि थियरी सब कुछ हो जाए तो उतने थियरी पढ़ाने के लिए बेटा 25 से 30 दिन लाइव क्लासेस में चाहिए, है ना। आपको क्या है, अभी जो टाइम है उतने टाइम नहीं बचा आपका, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट मैनेज करने हैं। तो आपको इस टाइप के जो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाए, ऐसी क्लैरिटी आ जाए कि क्वेश्चन कैसा भी आए उस टाइप का आप सॉल्व करने के लायक हो जाए और प्रॉपरली सॉल्व कर पाए, वो आपको इन कॉन्सेप्ट्स में 100% ऑलमोस्ट हो जाएगा, है ना। मैं ऑलमोस्ट वर्ड इसीलिए यूज करता हूं क्योंकि कोई चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती कि मैं कुछ बता दिया आप 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कोई हो सकता है 100 में 100 करे, कोई 98 भी कर सकता है, कोई 90 भी कर सकता है, वो आपकी भी कैपेबिलिटी पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। लेकिन ये सब एकदम क्लियर आपको कर दिए जाएंगे, एक भी चीज बचेगी नहीं, है ना, बहुत सिंप्लीफाइड वे में। और देखो क्रैश मतलब अब इसमें क्या है, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, 100% सिलेबस वाला टाइम अभी नहीं है। तो 100% सिलेबस देखो मैं एकदम क्लियरली बोलता हूं कि नहीं कवर हो सकता, लेकिन जो 85% या 90% के आसपास सिलेबस कवर होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का है ना, वहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां से आते हैं वो आपके बनेंगे। और इस लास्ट 2 महीने में उससे अच्छा कुछ पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मैंने कहा आउट ऑफ 30 अगर 25 स्कोर कर ले तो लास्ट 2 महीने की मेहनत में उससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। खुद से सोच के देखो, उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर आता है कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन में जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, आपको देखता हूं हर जगह लिखा मिलता है तो डिजिटल कम्युनिकेशन कहां अच्छा मिलेगा। और ये चारों टॉपिक मैंने लिखा, ये चारों टॉपिक में आप परेशान हो। एएसके, पीएसके, एफएसके तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना कुछ ज्यादा है नहीं उसमें, है ना। एनालॉग कम्युनिकेशन में एएम, पीएम, एफएम है जो आपको बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, उसकी टेंशन एकदम मत छोड़िए। नॉइज इन एनालॉग कम्युनिकेशन भी आपको कवर किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट मैं लूंगा, जिसमें आपको मैं कवर क्या करने वाला हूं, रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस, पूरी प्रोबेबिलिटी थियरी है। और मैं बता रहा हूं जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, और मैं इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूंगा और रैंडम वेरिएबल आपका इतना प्रॉपर कर दूंगा। उसके बाद रैंडम प्रोसेस इज गोइंग टू बी लाइक अ केक वॉक। रैंडम प्रोसेस इजी है रैंडम वेरिएबल से, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। क्योंकि अगर रैंडम वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग होगी तो रैंडम प्रोसेस कुछ भी नहीं है। और आपको क्वेश्चन सारे आते हैं WSS वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस के, जो कि बहुत सिंपल होता है। कुछ कैलकुलेशंस थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल, है ना। ये जितने टॉपिक्स लिखे हैं सब में प्रोबेबिलिटी का यूज होने वाला है। और इसीलिए आपको जो टीचर शायद मिले वो या तो खुद प्रोबेबिलिटी को उतने अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में बता नहीं पाते, खुद हो सकता है अच्छे से समझते हो, इसीलिए आपको इसमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उस प्रोबेबिलिटी को कन्वे शायद अच्छे से नहीं किया जा पाता है। और कम ही लोग अच्छे से कन्वे भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की आपकी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पुअर होती है। मैंने देखा मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स में प्रोबेबिलिटी एकदम डरते हैं। मैथ्स का और पोर्शन तो आप लोगों को इजी भी लगता है, लेकिन डरते हैं। मैं बहुत सिंपल बना दूंगा फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू 100%। फिर इसमें भी तो पूरा प्रोबेबिलिटी थियरी यूज होगा। रैंडम प्रोसेस बहुत बेहतरीन चीज है बेटा, और जितने टाइप के गेट में क्वेश्चन आते हैं ना बहुत सिंपल आते हैं। 2 ही 3 चीज ऐसी बताऊंगा जिसके बेसिस पे 95% क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व करोगे। 5% में थोड़ा सा अपना ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सिंपल होगा। गेट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है ना। इंफॉर्मेशन थियरी आती है, फिर ये भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। इंट्रोपी निकालना, ये सब आपने फार्मूला रट लिया होगा। मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कोशिश करूंगा बिल्ड करने की, और यहाँ पे टाइम नहीं है तो मैं भी बहुत ज्यादा थियरी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं उतनी थियरी बताऊंगा जितनी जरूरी है, और अंडरस्टैंडिंग आपको क्लैरिटी रहे जो आप सोच रहे हो क्या कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और 2 ही 3 टाइप के आते हैं बेटा।
एक बार अगर समझ लिए तो क्वेश्चन यहां से गलत होने का चांस ही नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एकदम सिंपल। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट सबसे यहां ट्रिकी है और इसी को सबसे कम लोग समझा पाते हैं, लोग फार्मूला रट पाते हैं। मैं एकदम एक वेन डायग्राम से आपको एकदम सिंपल बता दूंगा, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन होती क्या है और उसको आप थोड़ा सा समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे और वहां से कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, शैनन का फॉर्मूला, ये सब चीजें सब कुछ एकदम सिंप्लीफाइड कर देंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी में। लेकिन यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी वाला, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं और इंट्रोपी से रिलेटेड एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना। फिर आता है जिसमें सबसे ज्यादा भयभीत पाए जाते हैं आप लोग, सबसे ज्यादा भयभीत, है ना, नॉइज इन डिजिटल कम्युनिकेशन। और इसमें बताऊं यहां पे जो नॉइज इन डिजिटल कम्युनिकेशन में ऑप्टिमम रिसीवर से क्वेश्चन आता है और यहां पे फिर से क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिमम रिसीवर में थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकालना आ जाता है, कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालने आ जाता है। ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड के ऑप्टिमम रिसेप्शन के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिनिमम करने के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या होगी, वो सब पूछा जाता है। एडिटिव व्हाइट गॉसियन नॉइज चैनल से पास होके आ रहा है आपका बीपीएस के, एफएस के, वो रिसेप्शन कर रहे हैं आप मैच फिल्टर रिसीवर लगा के या कोरिलेटर रिसीवर लगा के, तो वहां पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सिंपल कर दूंगा बेटा। ये वाला पार्ट है ना, मैप, और ये सारे मैप्ड बेस्ड रिसीवर होते हैं ना, मैक्सिमम एपोस्टेरियो प्रोबेबिलिटी रिसीवर, है ना, जिसको बोलते हैं रूल, मैप रूल को फॉलो करते हुए ये बनाए जाते हैं। और ये बहुत सिंपल है बेटा, अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी की बिल्डअप हो जाएगी, और जो मैं आपको बिल्डअप कर दूंगा वो मेरा काम है, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन में जो नॉइज के क्वेश्चन आते हैं बेटा बहुत सिंपल आते हैं। कुछ मैं जनरलाइजेशन करूंगा, उन जनरलाइजेशन को अगर सीख लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के आ जाओगे एग्जाम में। और कैसे सोचना है चीजों को, और ये प्योरली बेटा इन सबको समझाने के लिए इसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग, मैं बोलता हूं हमेशा 95% इंजीनियर्स की मैथ्स बहुत पुअर है, ये मुझे पता है और आपको भी शायद पता होगा खुद। तो ये मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग जितनी जिसकी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इजी। वही मैथ्स में जो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना जरूरी वो मैं समझाऊंगा, है ना। कैसे ऑप्टिमम रिसीवर के केस में जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है वही थ्रेशोल्ड वैल्यू क्यों आती है, उसका रीजन क्या है, कैसे हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ताकि चीजें आपको रट्टा माने होते हैं। मैं बहुत ज्यादा फार्मूला यहां नहीं रटवाने वाला हूं, मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा, जनरलाइजेशन करूंगा, और उस प्रोसेस को एक बार दिमाग में बैठा लिए, वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर चेंज करोगे, जो आधे आधे पेज के गेट के क्वेश्चन आए 2-2, 3-3 स्टेप, 4-4 स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे एकदम सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है ना। उसके बाद आता है पीसीएम। पीसीएम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां दोनों से थियरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। पीसीएम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन नॉइज के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। फिर से क्योंकि नॉइज आ गया तो प्रोबेबिलिटी आ गई, तो वहां से प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बड़े बेहतरीन बेहतरीन आए हुए हैं, और वो कई जगह उसके सोल्यूशन भी गेट बुक में गलत दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन के जो बड़े अच्छे क्वेश्चन है उनको मैं 1-2 गेट के क्वेश्चन यहां जरूर लूंगा, और इन सब टॉपिक में मैं गेट के क्वेश्चन जरूर लूंगा, क्योंकि दे आर द बेस्ट क्वेश्चंस। और उससे आपको सिखाऊंगा कि कितने सिंपल होते हैं अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक्स थोड़े से अच्छे कर दिए जाएं, बस क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लेते आया जाए, आप बहुत सिंपली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी कर सकते हो। और आपको एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोबेबिलिटी थिंकिंग बिल्डअप करनी, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पूरे प्रोबेबिलिटी में एक्सपर्ट थोड़ा होना है ना। प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो आपको बहुत हेल्प होगी, मैं कुछ समझाऊंगा आप जल्दी पिक करोगे। मैं उस तरह की प्रोबेबिलिटी की थिंकिंग बिल्डअप कर दूंगा जिसके लिए ये रिक्वायर्ड है, जिनको सीखने के लिए ये सब चीजें, इन सब चीजों को सीखने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन नॉइज पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं बहुत सिंपल हो जाएंगे, और उसमें मैं आपको उस लेवल पे कर दूंगा कि हाँ कैसा भी क्वेश्चन है आप सोच पाओ हो क्या रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। तो एकदम ये 4 टॉपिक्स हैं, सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, रैंडम प्रोसेस में थोड़ा पावर और निकालने का आता है, रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं, पीडीएफ के क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के क्वेश्चन, सब प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल कर दूंगा। और यहां से 70 to 75% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं कम्युनिकेशन में। पूरे कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली डिजिटल कम्युनिकेशन, मैक्सिमम 75% क्वेश्चन कम फ्रॉम these 4 टॉपिक्स, और ये बहुत ज्यादा इजी बना दिया जाएगा आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे में। तो आपको ईएमटी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा जी ऑप्टिमस में, और ये लाइव क्लासेस में चलेगा, और लाइव क्लासेस में ये चलेगा। उसके बाद
जैसे आपने लाइव क्लास मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा गेट एग्जाम तक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली ईसी वाले बेटा अगर थोड़ा अच्छी रहेंगे, क्योंकि ईसी के लिए जॉब की ऐसे ही थोड़ी शॉर्टेज है, और मैं ईसी वालों को हमेशा बोलता हूं बेटा वीएलएसआई फील्ड तुम ऑप्ट करो, एमटेक के लिए जाओ, मतलब वो पीएसयू के पैकेज से कई गुना ज्यादा पैकेज वहां पे आप गेन कर सकते हो। अगर किसी टॉप एनआईटी से भी अगर आप वीएलएसआई करने चले गए और वहां 2 साल रगड़ दिए वीएलएसआई फील्ड में ना, तो बहुत खतरनाक फील्ड है, बहुत डिमांडिंग फील्ड है, और अगले 15-20 साल इतने इजिली रिप्लेस नहीं होने वाली, वो रहेगी। और मुझे 20-25 साल तो मुझे नहीं लगता कि वो रिप्लेस होने वाली, बहुत ही ब्राइट है उसमें फ्यूचर। लोग प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के किसी आईआईटी या एनआईटी में पहुंच के क्वालकॉम में प्लेस हो रहे हैं। अभी एक कामेश्वर सैनी, मैं उस बच्चे को आई थिंक 5-6 साल से शायद जानता हूँ। वो फेसबुक ग्रुप में, जब मैं ऑनलाइन टीचिंग में नहीं एक्टिव था, फेसबुक ग्रुप में, नो प्रॉब्लम ग्रुप में, वहां क्वेश्चन पूछता था, लगा रहा, फिर आईटीबीएचयू से एमटेक करने गया। अभी उसका वहां पे 31 का आई थिंक पैकेज लगा, 31 लाख का इन क्वालकॉम वीएलएसआई में। तो आप समझ सकते हो, अब वीएलएसआई में लगा या कम्युनिकेशन में, 2 फील्ड में वो ज्यादातर पिक करते हैं। कम्युनिकेशन वालों को भी उठाते हैं, डीएसपीएन कम्युनिकेशन में जो जाते हैं करने के लिए आपका एमटेक, और वीएलएसआई में। तो आपके लिए गेट एक बहुत बड़ा वो है, मतलब गेटवे है कुछ करने का। वैसे भी इसी में अब एडमिशन कम होने लगे, लोग थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अपना कैरियर अगर किसी फील्ड में बनाना चाहते हैं तो एमटेक इज ऑब्वियसली अ गुड ऑप्शन। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको ये कोर्स अगर वो करना है, मैं एक जेन्युइन सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी कंडीशन में होता तो मैं जरूर ये सोचता, क्योंकि बाकी जॉब्स बहुत कम है, बहुत कम अवेलेबल हैं। तो आपको, अब आपने इसी में कर लिया बेटा बीटेक, बदल तो नहीं सकते ना, तो जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें बेस्ट क्या हो सकता है उसके ऊपर आप जाएं। जो कंडीशंस आपके हाथ में नहीं वो आप नहीं बदल सकते, तो आप क्या कर सकते हो उस गिवन कंडीशन में जो आपका बेस्ट है, आप क्या चूज कर सकते हो। आपका अप्रोच हमेशा होना चाहिए उस चीज को चूज करने का, है ना, और उसमें ये चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं आपको। तो आप कोर कम्बो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट मैं डील करने वाला हूं लाइव में, रिकॉर्डेड में वीडियो अवेलेबल रहेगा अगले दिन, मतलब है ना, जैसे आज क्लास हुई आप मिस कर गए तो रिकॉर्डेड में अगले दिन आपको अवेलेबल होगा, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बुकलेट मिलेगी, और एट द एंड ऑफ सब्जेक्ट आपको क्रक्स जो आउटलाइन है, आउटलाइन के फॉर्म में पीडीएफ में मिलेगा, जिसको आप लास्ट टाइम में रिवाइज भी कर सकते हो, है ना, एकदम क्लियरली। तो ये चीजें जो आपका डर है ना इन सब में बैठा हुआ, इसको आप इजीली भगा सकते हो। तो आप ऐप पे जा सकते हो, जी ऑप्टिमस कोर कम्बो, इसी का सेलेक्ट करना, डबल का भी अवेलेबल है, इसी का आप सेलेक्ट करना, और वहां पे प्राइसिंग वाइजिंग अभी ऑफर चली रहा है। और ये शुरू कब से होगा, ईडीसी मोस्ट लाइकली शुरू होगा 12 से 13 दिसंबर से, है ना, 12 to 13 दिसंबर, 12 से भी शुरू हो सकता है या 13 से तो मोस्ट लाइकली शुरू हो ही जाएगा, है ना। जो भी है 10 से 12 दिन 13 दिन जो भी लगेंगे एकदम क्लियर कर देंगे, और रोज 4 घंटे की अराउंड क्लासेस रहेंगी, है ना, 4 से 4.5 घंटे, है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराना है, आपको सिखानी भी चीजें, तो 12 to 13 डेज आपको लगेगा, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और जब ईडीसी खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक होगा आपके रिवीजन के लिए, टेस्ट के लिए, उसके बाद कम्युनिकेशन में डिजिटल कम्युनिकेशन एकदम फिनिश कर देंगे बेहतरीन तरीके से। तो आप डेफिनेटली अभी जाओ, अभी आई थिंक ऑफर चल रहा है, आप ऐप पे जाओगे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। तो आप जो ये वीडियो इसके कमेंट मतलब पिन सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में, वहां पे मैं ऐप का लिंक डलवा दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू जा सकते हैं वहां पे ऐप पे, और वहां पे प्राइसिंग वाइजिंग सम हो जाएगी, है ना। तो वहां कमेंट बॉक्स में प्राइसिंग की क्या प्राइस है सर, क्या है क्या नहीं है, उससे अच्छा ये है कि आप वीडियो ध्यान से देखिए, समझ जाइए क्या चीजें हैं, क्या रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से, क्या रिक्वायरमेंट हमारी तरफ से है, और उसके बाद ऐप पे जाइए, ऐप पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है बेहतरीन तरीके से। प्राइसिंग ऑफर अभी चल रहा है आई थिंक, है ना, तो आपको कितने में मिल जाएगा, बहुत मिनिमम प्राइस रखी है ना, जेनिक का हमेशा से जो चीज रही है वो हमेशा रहेगी। तो आप डेफिनेटली ऑप्ट करिए, मैं सजेस्ट करूंगा अगर मुझसे आप कुछ सीखना चाहते हैं। और मैं जितने भी आवर्स यहाँ खड़ा मिलूंगा आपको क्लास लेते वक्त, उसमें अपना बेस्ट ही दूंगा, उसमें आप कुछ जरूर सीखोगे, ये तो गारंटी है, ये मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ, जो मेरा टीचिंग पार्ट है। बाकी चीजें आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। हाँ, वहां जाना तो इंफॉर्मेशन जो होता है कि इसी कोर कम्बो में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो एकदम ढंग से एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही बाई करना, है ना। क्योंकि इंफॉर्मेशन की नहीं सर ये आपने शायद नहीं बताया था वीडियो में, ये नहीं किया था, वो नहीं, वहां पे एक एक चीज लिखी हुई है कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है,
प्राइसिंग आई थिंक इजिली अवेलेबल है, उसको जाके देख के प्रॉपरली तो इनरोल जल्द से जल्द कर लो। 12 to 13 दिसंबर से शुरू होगा, आई थिंक एक हफ्ते और है। और अगर डाउट्स इन सब्जेक्ट में बहुत सारे लेके घूम रहे हो तो उन डाउट्स को दूर करने का टाइम आ गया बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चलो फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, हो सकता है आप ऑप्ट कर लोगे कोर्स तो सीधे कोर्स में मिलेंगे, पढ़ाते वक्त इंटरेक्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।